हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, 3x फॉर 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, 3x फॉर 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। शो दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, आपको पता फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, यानी हर एक्स कोऑर्डिनेट के लिए सिर्फ एक ही वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो ये रहा क्वेश्चन 1, एफ एक्स की डेफिनेशन क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्स की रेंज क्या है? 0 से 3 के बीच में, और 3x फॉर एक्स किसके बीच में? 3 से 10 के बीच में। जी एक्स की डेफिनेशन क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्स 0 से 2 के बीच में, और 3x फॉर एक्स 2 से 10 के बीच में। सबसे पहले एफ एक्स देखते हैं। एफ एक्स की डेफिनेशन क्या थी? 0 से 3 के बीच में एक्स स्क्वायर, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 से 3 के बीच में, और y इक्वल टू 3x फॉर 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तब देखते हैं x इक्वल टू 3। अगर फंक्शन एफ एक्स में कहीं पे प्रॉब्लम आ सकती है डेफिनेशन में, क्योंकि देखिए चाहे 0 से 3 के बीच में हो या 3 से 10 के बीच में हो, ठीक है, जो एफ एक्स है उसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। 0 से 3 के बीच में एक्स का स्क्वायर होगा और 3 से 10 के बीच में x का 3 टाइम्स होगा। सिर्फ जो ये वाला पोर्शन है x इक्वल टू 3, यहीं पे एफ एक्स की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो x इक्वल टू 3 में देखते हैं, y इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो हमें क्या मिला? पेयर 3,9। अब y इक्वल टू 3x के लिए देखते हैं। जब x इक्वल टू 3 रहेगा, y इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे भी पेयर क्या मिला? 3,9 3,9। ठीक है, दोनों ही 3,9 मिला, यानी x कोऑर्डिनेट 3 के लिए हमें y कोऑर्डिनेट क्या मिला? 9 यूनिक कोऑर्डिनेट मिला। और बाकी सब जगह आपको पता है कि यूनिक कोऑर्डिनेट ही मिलेगा बाकी सब x के लिए। तो इसलिए आप बोल सकते हैं सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज देयरफॉर एफ एक्स इज अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता है कि हर एक x कोऑर्डिनेट के लिए सिर्फ एक यूनिक, यानी सिर्फ एक ही y कोऑर्डिनेट होना चाहिए। एक से ज़्यादा हुआ तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, जी एक्स की डेफिनेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर 0 से 2 के बीच में, 3x 2 से 10 के बीच में। तो जी एक्स को लिखते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर x किसके बीच में? 0 से 2, और y इक्वल टू 3x फॉर 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। अब यहाँ पे भी देखिए x की डेफिनेशन एक्स स्क्वायर होगी, मतलब जी एक्स की डेफिनेशन 0 से 2 के बीच में, और यहाँ पे 3x होगी 2 से 10 के बीच में। यानी अगर फंक्शन की डेफिनेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है कि ये रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं, वो से वहीं पे प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे ये डेफिनेशन चेंज हो रही है, यानी x इक्वल टू 2 में। तो x इक्वल टू 2 में देखते हैं, y इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 4। तो हमें पेयर मिला 2,4। अब x इक्वल टू 2 में यहाँ पे देखते हैं y इक्वल टू 3x, 3 इंटू 2 यानी 6। तो यहाँ पे पेयर मिला 2,6। तो देखिए x कोऑर्डिनेट 2 के लिए y की एक वैल्यू आ रही है 4, एक वैल्यू आ रही है 6। सिंस एलिमेंट 2 हैज़ 2 डिफरेंट इमेजेस देयरफॉर gx इज नॉट अ फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड f ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ 1.1 होगा 1.1 का स्क्वायर, एफ ऑफ 1 होगा 1 का स्क्वायर। तो यार क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 1.1 माइनस 1, सॉरी एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। एफ ऑफ 1.1 क्या है? 1.1 का स्क्वायर यानी 1.21। एफ ऑफ 1 होगा 1 का स्क्वायर यानी 1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1.21 माइनस 1 अपॉन 0.1, क्योंकि 1.1 माइनस 1 0.1 होता है। 1.21 माइनस 1 कितना होगा? 0.21, और नीचे डिनोमिनेटर में 0.1, एक डेसिमल से एक डेसिमल हट के यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनल वैल्यू क्या आई? 2.1। क्वेश्चन 3, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो यह क्वेश्चन 3, एफ एक्स क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। बेसिकली ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म क्या है? a अपॉन b, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, यानी b नॉट इक्वल टू 0। अगर b इक्वल टू 0 आ गया तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो देखिए डोमेन की डेफिनेशन क्या रहती है? बेसिकली ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट कैन बी पुट इन f ऑफ x, मतलब x की वो सारी वैल्यूज जो f x में आप पुट कर सकते हैं। या फिर एक और डेफिनेशन आप और ईजी बोलना चाहे तो x की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए एफ एक्स डिफाइंड है। ठीक है, अब देखते हैं तो एफ एक्स यहाँ पे कौन कौन से पोजीशन में डिफाइन नहीं होगा? जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाए। तो डिनोमिनेटर को हम ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लिया, एक्स माइनस 6।
तो y क्या आ गया x माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस टू। अब डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, मतलब x माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू सिक्स कॉमा टू, यानी x इक्वल टू सिक्स और x इक्वल टू टू में ये डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। सिर्फ इन्हीं दो वैल्यू पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डोमेन हमारा क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से टू यूनियन विथ सिक्स से इन्फिनिटी यूनियन विथ टू से सिक्स। और इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना है तो x की सारी रियल वैल्यूज़ और उसमें से सिर्फ दो रियल वैल्यूज हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, 2,6, ठीक है। और अगर वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 and 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस वन। तो यह क्वेश्चन नंबर 4, f(x) इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस वन है, इसका डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन की डेफिनेशन पता है x की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए f(x) डिफाइंड हो, ठीक है। तो f(x) कहाँ पे डिफाइंड होगा, जहाँ पे ये x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है। तो x इक्वल टू वन पे देखते हैं y की वैल्यू क्या है, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। x की वैल्यू टू पे देखते हैं y इक्वल टू टू माइनस वन यानी वन, ठीक है। x इक्वल टू थ्री पे देखते हैं y इक्वल टू थ्री माइनस वन यानी टू। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू तो ये आ गई, तो f ऑफ वन क्या आ गया, x इक्वल टू वन पे अंडर रूट ऑफ जीरो यानी जीरो। यहाँ पे क्या है, f ऑफ टू क्या है, x इक्वल टू टू पे स्क्वायर रूट ऑफ वन, क्योंकि x माइनस वन तो स्क्वायर रूट के अंडर है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ वन वन होता है। x इक्वल टू थ्री पे क्या है, y इक्वल टू थ्री माइनस वन इक्वल टू टू, तो f ऑफ थ्री क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ टू यानी 1.41। तो डोमेन आप क्या बोल सकते हैं, वो सभी वैल्यूज जिसके लिए f(x) डिफाइंड हो, यानी वन से लेके इन्फिनिटी वेयर वन इज इंक्लूडेड, स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए यूज़ किया, ठीक है। और रेंज क्या आया, रेंज आप देख सकते हैं जीरो से आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, जीरो वन 1.41, तो ये कहा जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो रेंज भी क्या आया, जीरो से इन्फिनिटी एंड जीरो इंक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन। तो ये रहा क्वेश्चन 5, f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन। आपको पता है मॉडुलस फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, यानी हमेशा पॉजिटिव या जीरो। तो मॉड ऑफ x माइनस वन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि मॉड फंक्शन है तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये तो x की सारी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड रहेगा, यानी इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सारी रियल वैल्यूज़ यानी r। और रेंज क्या आ जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो रेंज आ जाएगा जीरो से इन्फिनिटी, जीरो इंक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लेट f इक्वल टू x कॉमा एक्स स्क्वायर अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू r बी अ फंक्शन फ्रॉम r इंटू r, डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। तो यार क्वेश्चन 6, f की डेफिनेशन क्या है, x कॉमा एक्स स्क्वायर अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू r, और ये r इंटू आर है, मतलब रियल टू रियल पे डिफाइंड है, ठीक है। अब ये तो x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट देखते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। ऊपर भी स्क्वायर है तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। नीचे भी देखते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आपको पता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और उसमें अगर वन रख रहे हैं यानी ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये एक्स स्क्वायर अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो इसलिए आप बोल सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लेस देन वन, यानी n लेस देन d, ठीक है। तो y हमेशा लेस देन वन होगा। अब चलिए वैल्यूज पुट करके देखते हैं, x इक्वल टू जीरो पे y इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास पहला पेयर आ गया 0,0। x इक्वल टू वन पे देखते हैं y इक्वल टू वन स्क्वायर अपॉन वन प्लस वन स्क्वायर यानी 1/2, ठीक है, तो पेयर आ गया 1,1/2। x इक्वल टू माइनस वन पे देखते हैं y इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर अपॉन वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ गया, माइनस 1,1/2, क्योंकि x इक्वल टू माइनस वन है। सिमिलरली अगर आप प्लस माइनस टू में भी देखेंगे तो क्योंकि इसका तो स्क्वायर हो रहा है तो ये तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 4 अपॉन वन प्लस फोर यानी 4/5। y कोऑर्डिनेट 4/5 आ गया, चाहे x प्लस टू हो या माइनस टू हो। सिमिलरली x प्लस माइनस थ्री भी लेंगे तो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा 9/10, ठीक है। तो प्लस माइनस थ्री, चाहे प्लस थ्री हो या माइनस थ्री हो, y कोऑर्डिनेट 9/10 है। तो आप बोल सकते हैं कि ये x की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, तो डोमेन इक्वल टू सारी रियल वैल्यूज आ जाएगी r। और रेंज क्या आया, रेंज आप देख सकते हैं जीरो से लेके वन तक, फिर जीरो इंक्लूडेड। हमने देखा था x इक्वल टू जीरो पे जीरो है, और जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ रही है ये भी बढ़ता जा रही है। 0.5 था 0.5, 4/5 है, ठीक है, यानी 0.8, 9/10, 0.9, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, ये वन तक जाएगा, क्योंकि हमने देखा था जो y है वो लेस देन वन है, ठीक है। तो डोमेन आ गया r, रेंज आ गया जीरो से वन, जीरो इंक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, लेट f, g
R2R we defined respectively by fx equal to x plus 1, gx equal to 2x minus 3. Find f plus g, f minus g, f upon g. तेरा क्वेश्चन 7 f, g R2R मतलब रियल टू रियल में डिफाइंड है. fx क्या है x plus 1, gx क्या है 2x minus 3. f plus g निकालना है तो इनको ऐड कर देंगे fx plus gx, x plus 1 plus 2x minus 3. तो f plus g कितना आ गया 3x minus 2. f minus g निकालना है तो fx minus gx करेंगे x plus 1 minus 2x minus 3 यानी x plus 1 minus 2x plus 3. तो f माइनस जी कितना हो गया माइनस एक्स प्लस 4. थर्ड पार्ट देखते हैं f अपॉन जी करते हैं यानी एफ एक्स अपॉन जी एक्स. तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में. और ये किसके लिए डिफाइंड होगा वेयर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0. तो d इक्वल टू 0 देखते हैं यानी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2. देयरफॉर f बाई जी इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3 और ब्रैकेट में लिख देंगे x नॉट इक्वल टू 3/2. ठीक है, बाकी सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. लेट f इक्वल टू 1,1 2, 3, 0, -1, -1, -3 be a function from z to z defined by fx equal to ax plus b for some integers a, b. Determine a, b. तो मेरा क्वेश्चन 8. f की डेफिनेशन दी है 1,1, 2,3, 0, -1, -1, -3. ये चार पेयर दिए f में. इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड है z टू z में. ठीक है, और fx क्या दिया है fx इक्वल टू ax प्लस b, a, b हमें निकालना है. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे. देखिए ax प्लस बी दिया है, चार वैल्यूज दी हुई है तो उससे आ जाएगा. पहली वैल्यू होगी x कोऑर्डिनेट, दूसरी वैल्यू होगी y कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो इसे आप बोल सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस बी. फिर आप कोऑर्डिनेट्स पुट कर के a और b की वैल्यू निकाल लेंगे. नाउ तो चलिए सॉल्व करते हैं. f इक्वल टू 1,1 यहाँ पे हम वैल्यूज ले रहे हैं तो ये पहला x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया यानी x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1 आ रही है. तो y इक्वल टू एक्स प्लस बी है तो 1,1 पे देखते हैं 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू 1 प्लस बी यानी a प्लस बी इक्वल टू 1. सिमिलरली 0, -1 पे भी देखते हैं क्योंकि एक 0, -1 था तो 0, -1 पे क्या होगा y -1 हो गया इक्वल टू a इंटू 0 प्लस बी. तो b इक्वल टू हो गया -1. पुट b इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 ये है तो a प्लस -1 इक्वल टू 1 यानी a -1 इक्वल टू 1. तो a कितना गया 1 + 1 2. देयरफॉर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1. Next question number 9. Let R be a relation from n to n defined by R equal to a, b. A, b belongs to n. A equal to b square. Are the following true? First part a, belongs to R for all a belongs to n. Second part a, b belongs to R implies b, a belongs to R. Third part a, b belongs to R. b, c belongs to R implies a, c belongs to R. तो क्वेश्चन 1 में हम क्या पूछा गया है, ये जो तीन कंडीशन दी गई है क्या ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है. तो ये ट्रू है या नहीं है ये चेक करने के लिए हमें ये देखना है कि ये सभी उसमें a और b की वैल्यू में ट्रू होगी या नहीं होगी. अगर हमने एक भी वैल्यू निकाल दी ऐसी जिसमें ये फॉल्स हो रही है तो एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9. r n टू n. ठीक है, r क्या है a, b बिलोंग्स टू n, a इक्वल टू b स्क्वायर यानी जो x कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर हो जाएगा. ये देखिए मैंने लिख दिया x इक्वल टू y का स्क्वायर. ठीक है, तो ये हम हिट एंड ट्रायल वैल्यू मेथड से यूज़ करेंगे. तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n. ये हमें पूछा गया कि ये ट्रू है या नहीं है. मतलब ये देखिए x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट और ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए x इक्वल टू वाई स्क्वायर. तो सबसे पहले 1,1 के लिए देखते हैं 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 इक्वल टू 1 ये ट्रू हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमने पुट किया, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पुट किया, x इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर. सिमिलरली 0,0 के लिए देखते हैं 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर, 0 इक्वल टू 0 ये भी ट्रू आ गया. 2,2 के लिए देखते हैं 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 2 इक्वल टू 4. ये तो होता नहीं है, ये रॉन्ग है. देयरफॉर आप बोल सकते हैं कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड इसलिए फॉल्स. ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट स्टेटमेंट क्या था, a, b बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज b, a बिलोंग्स टू आर. फिर से कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए x इक्वल टू वाई स्क्वायर. तो चलिए 4,2 के लिए चेक करते हैं 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इम्प्लाइज 4 इक्वल टू 4. ठीक है, ये तो ट्रू हो रहा है. अब इसका क्या है a, b बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब b, a बिलोंग्स टू आर यानी इस बार इनको स्विच कर देना. पहले 4,2 था तो अब 2,4. तो देखते हैं 2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 2 इक्वल टू 16 ये तो गलत है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, देयरफॉर फॉल्स. ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं a, b बिलोंग्स टू आर, b, c बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज a, c बिलोंग्स टू आर. फिर से a इक्वल टू b स्क्वायर तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर हमें सेटिस्फाई करवाना है. ठीक है, तो देखिए a, b बिलोंग्स टू आर है यानी a इक्वल टू b स्क्वायर सेटिस्फाई होनी चाहिए, b, c बिलोंग्स टू आर है यानी b इक्वल टू c स्क्वायर सेटिस्फाई होनी चाहिए. अगर ये दोनों ट्रू है तो इसका मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए कि a इक्वल टू c स्क्वायर क्योंकि a, c बिलोंग्स टू आर. तो
पहले वैल्यू पुट करके देखते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। तो पहले क्या था, a इक्वल टू बी स्क्वायर, 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 इक्वल टू 1, ये ट्रू है। b इक्वल टू सी स्क्वायर, 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 इक्वल टू 1, ट्रू है। a इक्वल टू सी स्क्वायर, यहाँ पे 1, a की जगह c की जगह क्या डाल रहे हैं, 1, 1 का स्क्वायर कर रहा है, 1 इक्वल टू 1, ये ट्रू आ गया। यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो रही है। अब ये डाल के पुट करके देखते हैं, a इक्वल टू 16, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 2। a इक्वल टू 16, b इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे क्या इक्वल टू बी स्क्वायर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे 16, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 16 इक्वल टू 16 करेक्ट। b इक्वल टू सी स्क्वायर, 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, 4 इक्वल टू 4 करेक्ट। a इक्वल टू सी स्क्वायर, 16 इक्वल टू 2 स्क्वायर, 16 इक्वल टू 4, ये इनकरेक्ट आ गया। कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर फॉल्स। ठीक है, अगर एक भी ऐसी वैल्यू के लिए स्टेटमेंट फॉल्स आ जाती है, यानी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 1 5 9 11 15 16 एंड f इक्वल टू 1,5 2,9 3,1 4,5 2,11 are the following true. First, f is a relation from a to b. Second, f is a function from a to b. Justify your answer in each case. Question 10, a क्या है, 1 2 3 4, b 1 5 9 11 15 16, f की वैल्यूज़ क्या है, 1,5 2,9 3,1 4,5 2,11। ये पेयर दी हमें, तो पहला क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, डोमेन, y क्या रिप्रेजेंट करता है, रेंज। और पहला जो x कोऑर्डिनेट है आपको पता है a, तो जिस सेट से जिस सेट में रिलेशन दिया जाता है, ठीक है, जैसे फर्स्ट सेट से सेकंड सेट में अगर रिलेशन गया है तो x कोऑर्डिनेट फर्स्ट सेट को रिप्रेजेंट करता है, जो y कोऑर्डिनेट है वो सेकंड सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो डोमेन देखते हैं, डोमेन में क्या क्या आ रहा है, सभी x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, 1 2 3 4 2, तो 1 2 3 4 आ गया, 2 रिपीट नहीं होगा। और 1 2 3 4 किस में आ रहा है, a में आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं डोमेन बिलोंग्स टू है। रेंज देखते हैं, सभी y कोऑर्डिनेट्स 5 9 1 5 11, 5 9 1 5 11, 5 कैंसिल कर दीजिए, रिपीट नहीं होता, तो ये क्या आ रहा है, b को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेंज। तो आप बोल सकते हैं डोमेन a को, रेंज b को, यानी a से b में रिलेशन जा रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ठीक है, दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, एलिमेंट 2 हैज़ 2 डिफरेंट इमेजेस। आप देख सकते हैं जो x कोऑर्डिनेट है 2, यहाँ पे 2,9 आ रहा है, 2,11। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, हर एक x कोऑर्डिनेट के लिए सिर्फ एक ही यानी यूनिक y कोऑर्डिनेट होना चाहिए। यहाँ पे तो अलग अलग y कोऑर्डिनेट्स आ रहा है, तो इसलिए आप बोल सकते हैं सिंस एलिमेंट 2 हैज़ 2 डिफरेंट इमेजेस देयरफॉर f इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, लेट f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z डिफाइंड बाय f इक्वल टू ए बी कॉमा ए प्लस बी वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू z। इज f अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, जस्टिफाई योर आंसर। आपको पता है z क्या किसे रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर को। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन 11 में f क्या है, सबसेट है z क्रॉस z का। ठीक है, और f की डेफिनेशन क्या है, ए बी कॉमा ए प्लस बी। ये a इंटू बी है, ये a प्लस बी। a इंटू बी क्या है, x कोऑर्डिनेट है, a प्लस बी क्या है, y कोऑर्डिनेट है, और a और b दोनों इंटीजर है, a कॉमा b बिलोंग्स टू z। तो x कोऑर्डिनेट हो गया a इंटू बी, y कोऑर्डिनेट हो गया a प्लस बी। ठीक है, तो अब चलिए a और b की वैल्यू पुट करके देखते हैं। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 डाला तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a प्लस बी यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो पहला पेयर आ गया हमारे पास 1,2। ठीक है, अब a इक्वल टू -1, b इक्वल टू -1 करके देखते हैं, x इक्वल टू -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a प्लस बी -1 प्लस -1, तो y कोऑर्डिनेट हो गया -2। तो हमारे पास एक और पेयर क्या आ गया, 1, -2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x इक्वल टू 1, x कोऑर्डिनेट 1 के लिए y की दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। सिंस एलिमेंट 1 हैज़ 2 डिफरेंट इमेजेस इन y, देयरफॉर f इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लेट a इक्वल टू 9 10 11 12 13 एंड लेट f ऑफ a टू n बी डिफाइंड बाय f ऑफ n इक्वल टू हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, फाइंड द रेंज ऑफ f। तो क्वेश्चन 12 क्या दिया हमें, a की जो वैल्यूज़ दी गई है a की 9 10 11 12 13, f कहाँ से डिफाइंड है, a टू n में। ठीक है, और f ऑफ n की डेफिनेशन क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। ओके, इसका मतलब क्या, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n है। जैसे 9 10 11 12 13, अगर आप इन सब के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो f ऑफ n का होगा। ठीक है, अब जैसे 9 का करते हैं, 9 इक्वल टू होता है 3 इंटू 3, 10 क्या होता है 5 इंटू 2, 11 11 इंटू 1, 12 2 इंटू 2 इंटू 3, 13 13 इंटू 1। तो f ऑफ 9 क्या होगा, f ऑफ n होता है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, तो f ऑफ 9 हो जाएगा 3 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। f ऑफ 10 क्या हो जाएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5, f ऑफ 11 11,
एफ ऑफ 12 3, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 और एफ ऑफ 13 13, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 9 10 11 12 13, इसके लिए कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया 3 5 11 3 13। तो रेंज हम लिखते हैं 3 5 11 13, 3 रिपीट हो रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसके में डेफिनेशन क्या थी, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, यानी इन सब के प्राइम फैक्टर निकालना है और उसमें जो हाईएस्ट होगा वो हमारा एफ ऑफ एन होगा। जैसे एफ ऑफ 9 निकालेंगे तो 9 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3। 10 का क्या है 5 इंटू 2, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5। सिमिलरली 11 का 11 होता है, 13 का 13, 12 का 3। तो रेंज क्या क्या आ गई, सभी वाई कोऑर्डिनेट्स हम लिख देंगे 3 5 11 13। 3 रिपीट हो रहा है तो ऐसे रिपीट नहीं करेंगे। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन 12 का आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।